10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. टेंथ, इसमें बच्चों आंसर सेकंड, 11th में फोर्थ, 12th में फोर्थ। हाँ पार्थ, उधर कैसे बैठ गए? इधर आ जाओ, इससे तुम पे नजर रहती है, तुम सो रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, क्या कर रहे हो, आ जाओ। यहाँ पे कोई तुम्हें परेशान थोड़ी करता है। 13 में फर्स्ट, 14 में सेकंड, 15 में सेकंड, 16 में फर्स्ट, 17 में फर्स्ट, 18 में थर्ड, 19 में सेकंड, 20 में फोर्थ, 21 में फर्स्ट, 22 में थर्ड। बच्चों ये आंसर्स हैं, एक बार इन आंसर्स को लिख लो। तो बच्चों आप देखो, ठीक है, आंसर्स लिख लिए ना बच्चों? मुझे बताओ 10th, इसमें किसी को तकलीफ? 10th क्वेश्चन, इसमें किसी को भी डाउट? जिसको डाउट हो बच्चों हैंड राइज करे एक बार। 10th में किसी को भी डाउट हो? ठीक है। 11th बच्चों हमने कल कर ही लिया था। 12th क्वेश्चन बच्चों, इसमें किसी को डाउट? 12th में बच्चों किसी को भी डाउट? देखो बच्चों, जैसे ये ट्राइंगल बच्चों, यहां तुम्हारा 200 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, एक पे -200 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, और एक पे 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज। बच्चों प्लस प्लस, जैसे तुम्हें दिया है 2 चार्जेस ये बी और सी पे रखे हैं, ठीक है, साइड ए है, ठीक, ए बी सी, और 2 चार्जेस प्लेस बी एंड सी। तीसरा बच्चों ए पे रखा है, अब इस पे फोर्स निकालना है बच्चों। ये प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन, तो इस पे फोर्स यहां लगेगा। प्लस माइनस अट्रैक्शन यहां। बच्चों ये 60, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? तो इक्वल फोर्स अगर 120 पे लगे तो F के बराबर, तो नेट कितना होगा? F, और F होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यूब, फिर दूसरा क्यूब, और डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चों 0.1, उसका स्क्वायर। बच्चों गुणा भाग करोगे तो चेक करोगे वो 900 आ जाएगा। जैसे देखो 6 दूनी 18, 18 में से नहीं सॉरी 6 और 6 12, 12 में से 9 गए 3, पावर -3, ये एडजस्ट कर लो तो -1, यहाँ 2 पावर बढ़ जाएंगे, और यह 5 दूनी 10 वो कट गई, वो 900 आ जाए। बच्चों बताओ कहीं कोई तकलीफ इसमें? अभी ये क्लियर है? ठीक है, फिर देखो 13 नंबर, इसमें कोई डाउट बच्चों? 14 नंबर, 15 नंबर बच्चों देखते हैं। देखो 15 नंबर में तुम्हें दिया है एक चार्ज है Q, एक चार्ज है -Q, इनके बीच में फोर्स है F। तो पहले फोर्स होगा बच्चों K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसका 25% निकाला, तो मान लो बच्चों 100 रुपए है, उसका 25% कितना होगा? 100 रुपए का 25%, 25, तो 100 मान लो ये है -100, इसका 25% निकाला, तो 25 निकाला तो कितना रह गया? 75, और इसको दे दिया तो -100 + 25, ये कितना हो गया? -75। तो इसका 25% चार्ज इसको दे दिया, इसका 25% चार्ज इसको दे दिया। 25% मतलब 1/4, 1/4 चार्ज दूसरे वाले को दे दिया।
अब 1/4 चार्ज अगर मैंने दूसरे वाले को दे दिया तो इसमें से 1/4 कम होके रह जाएगा 3q/4। इसमें से 1/4 25% यानी कि 1/4 इसको दे दिए तो -q प्लस q/4 करोगे तो -3q/4। तो इसका चार्ज तुम्हारा रह जाएगा -3q/4। डिस्टेंस तो वही है। अब नया फोर्स देखो k 3q/4 3q/4 r²। तो बच्चों पुराने और नए में 9/16 का फर्क है। तो k q q r² 9/16 ये हो गया पुराना फोर्स। पुराना फोर्स अगर हो गया तो F डैश तुम्हारे पास हो जाएगा 9F/16। F डैश तुम्हारे पास हो जाएगा 9F/16। समझ पाए बच्चों? पहले Q और -Q था, इसमें से 25% इसको दे दिया तो Q/4 निकाला, बचा 3q/4। वो निकाल के इसको दिया तो -Q प्लस q/4 -3q/4। नया फोर्स k q1 q2/r² ये आ जाएगा। बताओ बच्चों इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है भाई? है ठीक है बच्चों। 16 इसमें कोई डाउट? ये शायद कल किया था, क्या कर लिया था? ठीक है। 17 बच्चों इसमें कोई डाउट? किसी को भी बच्चों डाउट, जिसको एक बार हैंड राइज करे। 17 ठीक है। 18 बच्चों इसमें कोई डाउट? 18 है ना? 18 ठीक है। देखो 18 बच्चों तुम्हें दिया है 10 माइक्रोकूलाम चार्ज है, इधर है -5, डिस्टेंस r। तो फोर्स कितना हो गया? k 10/5/r²। ठीक है फर्स्ट। अब क्या किया, इसको 2 माइक्रोकूलाम चार्ज दिया तो 10 को 2 दोगे कितना हो गया? 12। इसको 2 दोगे तो कितना हो जाएगा? -3। -5 + 2 -3। डिस्टेंस वही है। नया फोर्स क्या होगा? k 12/3r²। अब दोनों को डिवाइड करता हूं। दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो F/F डैश, F/F डैश देखो 10 और 5 50/36, बाकी सब कट गए। तो यहां से देखो F डैश इक्वल F 36/50, 18/25। तो 18/25 यानी कि थर्ड ऑप्शन आंसर बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा थर्ड। आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा थर्ड। बताओ कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है बच्चों? ठीक है। 19 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी डिस्कस करता हूँ, क्लास में डिस्कस करता हूँ। 20 बच्चों शायद हमने कर लिया था, 21 बच्चों हमने कर लिया था, 21 शायद कर लिया था ना? ठीक है। 22 भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों 19 एंड 22 बचे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले मैं 22 डिस्कस कर। देखो इसमें तुम्हें दिया है चार्जेस इस तरह से है, +4q +4q, बीच में -q, a और a। बच्चों जैसे ये x = 0 पे है, ये x = a पे है, ये x = 2a पे, इस तरह से चार्जेस। ठीक है। अब समझो बच्चों हो क्या रहा है, तुम्हें पता करना है कि ये किस तरह की इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों सोच के बताओ, इस -q पे ये वाला कहां फोर्स लगाएगा? इधर। ये वाला इधर। कौन सा फोर्स ज्यादा है? तो नेट फोर्स 0। अब मान लो मैंने इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया, 4q इधर मान लो बच्चों आगे ले आए। अब बताओ ये कहां फोर्स लगाएगा?
इधर ये वाला साइड, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, लेफ्ट या राइट? तो अगर हम इसे राइट में डिस्प्लेस करेंगे, राइट का फोर्स ज्यादा है तो ये उधर ही चला जाएगा। तो जहां हम डिस्प्लेस कर रहे हैं वो वहीं चला जाए, उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसे क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझे बच्चों? वापस देखो, देखो जैसे मान लो, एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसको मैंने यूं खिसकाया और छोड़ दिया, बताओ कहां जाएगा? इधर। तो मैंने यहां खिसकाया, ये इधर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो मैं यहां खिसका के छोड़ता तो ये कहां जाता? उधर। तो तुम यहां खिसका रहे हो, वो इधर आ रहा है, इधर खिसका रहे हो तो उधर जा रहा है, वापस अपनी जगह पे आ रहा है, उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये एक है, इसको मैंने थोड़ा आगे खिसका के छोड़ दिया, बताओ कहां जाएगा? तो स्टेबल। यहां खिसका के छोड़ूंगा तो वापस आएगा, स्टेबल। लेकिन मान लो ऐसी सिचुएशन, थोड़ा सा इधर खिसकाया, कहां जाएगा? इधर, ये अनस्टेबल। यहां खिसकाया, अनस्टेबल। समझ गए? फिर समझो, तुमने एक्स में खिसकाया और पार्टिकल उधर ही जा रहा है तो अनस्टेबल। तुमने इधर खिसकाया, वो उल्टा वापस आ रहा है तो स्टेबल। और मान लो खिसकाने पे वहीं का वहीं है, जैसे मान लो कहीं नहीं जा रहा, जैसे ये बोतल है ऐसे रखी है, मैंने यूं खिसकाया, बताओ कहां जा रही है अब? यहां खिसकाया, यहां खिसकाया, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। खिसकाने पे कहीं भी नहीं जा रही है, जहां छोड़ा वहीं रुक गई, वो होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ गए? तो अब मैंने इसको इधर खिसकाया, ये इधर ही चली जाएगी, इधर ही चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ गए? सॉरी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां खिसकाया, इधर ही चला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे बच्चों अगर मैं इसको यहां लेके आता तो ये इधर खींचेगा, ये इधर, बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा? लेफ्ट वाला। तो उधर ही चला जाएगा, तो कौन सी इक्विलिब्रियम बोलोगे? अनस्टेबल। तो बीच वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ गए? अब ऑप्शन देखो, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, गलत है, वो तो अनस्टेबल में। नन ऑफ द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, वो गलत है, यहाँ फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम तो है। ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बच्चों ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखो, ऑल चार्जेस इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो गलत है, क्योंकि जब ये अनस्टेबल में है तो सारे स्टेबल में तो नहीं हो सकते। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने पास क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। फिर देखो, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल में थोड़ी है, अनस्टेबल है। नन ऑफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, गलत है, ये इक्विलिब्रियम में है बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये तो अनस्टेबल में है। सोचते, ऑल द चार्जेस इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल में तो नहीं है, ये पक्का गलत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तुम्हारे पास ये हो जाएगा। अभी कनेक्ट कर पाए बच्चों? इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, ओके। अब बच्चों में आता हूं 19 नंबर, 19 नंबर उसे बच्चों डिस्कस कर, ठीक है? 19 नंबर बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझो 19 वाला, ठीक है? देखो बच्चों, जैसे हीलियम की बात करें, बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर, आवाज नहीं आई बच्चों? 2। तो बताओ हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किस पे चार्ज ज्यादा होता है? सेम रहता है, बस पोलैरिटी अलग अलग। अब समझो, तो बताओ जितना इस पे टोटल चार्ज हीलियम एटम पे क्या होगा? 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, आपस में कट पिट गए, 0। तो टोटल चार्ज हीलियम एटम पे कितना है? 0। ऐसे ही मान लो हाइड्रोजन है, बताओ एटॉमिक नंबर? 1। कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है?
तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, बताओ नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। समझ गए इतना? अब वापस समझो। पर मैंने क्या किया, एक स्पेशल हाइड्रोजन एटम बनाया, कोई हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम बनाए, उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक है बट प्रोटॉन जो है वो स्पेशल कैटेगरी का है, उस पर चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है। पहले ये प्लस सी ये माइनस सी कट के जीरो, लेकिन अब ये थोड़ा प्लस ई से थोड़ा ज्यादा है। जैसे मान लो प्रोटॉन का चार्ज ये होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, बट ये कोई स्पेशल हाइड्रोजन एटम है जिसमें प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा ज्यादा है। अब बताओ टोटल चार्ज जीरो होगा क्या? कितना होगा इस केस में? 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तो ऐसे ही अब यहां पे इन दोनों का बताओ टोटल चार्ज कितना होगा? इन दोनों का मिला के टोटल चार्ज कितना होगा हाइड्रोजन एटम पे? डेल्टा ई। इसको इसमें जोड़ोगे, ई कट गए, टोटल चार्ज कितना आया? डेल्टा ई। ये चीज समझ पाए? तो अब हाइड्रोजन एटम पे कुछ चार्ज है, जबकि नॉर्मली क्या होता था, वो न्यूट्रल होता था। ये चीज समझे? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है? सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is zero, then delta E is of order. वो तुम्हें बताना। तो क्वेश्चन में क्या दिया? एक हाइड्रोजन एटम लिया, एक और हाइड्रोजन एटम लिया, इनके बीच में d डिस्टेंस है, इनका मास m है। बच्चों बताओ ये स्पेशल टाइप के हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? डेल्टा ई। तो इस पे चार्ज डेल्टा ई, इस पे भी चार्ज डेल्टा ई प्लस का। अब बच्चों ग्रेविटी की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव? ग्रेविटी अट्रैक्टिव। तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स इधर, इस पे ग्रेविटी का फोर्स इधर। अब इसकी वजह से अगर फोर्स लिखूंगा तो रिपल्सिव, रिपल्सिव। हमें दिया है कि नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी जीरो हो पाएगा। तो F ग्रेविटेशनल, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल का फोर्स GMM d स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेल्टा ई, डेल्टा ई डी स्क्वायर। ये कट गया, ठीक है? अब समझो, यहां से देखना जी एम स्क्वायर के डेल्टा ई का स्क्वायर, डेल्टा ई तुम्हारे पास आ गया जी बाई के एम। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। जी बच्चों 6.6 10 की पावर माइनस 11। हाइड्रोजन का मास बच्चों दे रखा है 1.67 10 की पावर माइनस 27। जी 6.6 10 की पावर माइनस 11। के बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9। अब बच्चों चारों ऑप्शन तुम देखो, वो दूर दूर है। चारों ऑप्शन बच्चों देखो, वो दूर दूर है। तो तुम्हें बहुत प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम एक रफ आंसर निकाल सकते। तो रफ आंसर निकालने के लिए मैं केवल पावर्स को देख रहा हूं, क्योंकि आंसर पावर में ही चाहिए। तो यहां पावर है -27, 11 और 9 20, 20 का अंडर रूट 10। तो फाइनल आंसर 10 की पावर -37। कनेक्ट कर पाए बच्चों? तो एक बार बच्चों कंप्लीट कर लो, मैं फिर वापस इसे डिस्कस करता हूं। तो पहले इतना कंप्लीट कर लो, ठीक? और बच्चों याद रहे, जैसे मैंने बताया है, होमवर्क कॉपी, नोट्स कॉपी, डेट डाल के प्रॉपरली वैसे ही लिखना है। बच्चों मान के चलो हर क्वेश्चन तुम्हें कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करोगे तब जाके वो दिमाग में सेट हो पाता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहली बार में तो तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा,
बस देख के आंसर निकाल लो और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो पहली बार में समझ में ही नहीं आता। दूसरी बार जब करोगे तब जाके क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझोगे, कुछ समझ में आएगा। तीसरी बार में जाके वो सही सेट हो पाता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है और तुम क्या कर। तो हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार करके देखोगे तब जाके वो सही दिमाग में सेट होगा। एक बार में मान के चलो कोई क्वेश्चन मुश्किल से ही समझ में आएगा, जो बहुत आसान क्वेश्चन होगा वही समझ में आएगा। तो हर क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार करने की आदत डाल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से फायदा नहीं, जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो ढंग से करो, वो जरूरी। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करो जब तक कि वो सही सेट ना हो जाए। 4 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए, आया एक भी नहीं, वो बेकार। एक को 4 बार कर लो, कम से कम वो आ गया तो उसके जैसे सब कर लो। क्लियर है बच्चों? अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ये 1-2 बार में समझ में ही नहीं आए। 1-2 बार देखोगे पढ़ोगे और फिर 8-10 दिन बाद भूल जाओगे, इस तरह का क्वेश्चन। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है उनको मार्क करके रखना चाहिए, उनका सॉल्यूशन ढंग से बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार तुम्हें देखने की जरूरत पड़ेगी। तो खैर बच्चों वापस मैं डिस्कस कर रहा हूं। नॉर्मली कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, दोनों का चार्ज कट गया जी। लेकिन ये स्पेशल टाइप का है, इसमें क्या है, प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है। हाइड्रोजन है, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही है, तो टोटल चार्ज हो गया डेल्टा ई। अब इनको पास में रखेंगे तो ग्रेविटी का फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा। ग्रेविटी की वजह से वो अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से रिपेल करेगा। हमें दिया है नेट फोर्स 0 है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, कर दिया। gmm/d² k q1 q2/r²। यहां से डेल्टा ई तुम्हारे पास ये आ गया, बस डेटा पुट कर दिया, आंसर कनेक्ट कर पाए बच्चों? बच्चों मुझे बताओ, इसमें होमवर्क में कुछ और दिया था? इतना ही था ना? ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मैंने करवा दिया है क्या? नहीं करवाया अभी? ठीक है बच्चों, इसे हटा दूं, अब कर लिया ना? ठीक है। तो अब बच्चों देखो, इससे पहले बच्चों एक क्वेश्चन, इस एग्जांपल को देखो। बच्चों ये एक रॉड है, इस पे चार्ज Q, लेंथ L, और यहाँ एक Q0 चार्ज है A डिस्टेंस। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। बच्चों सेम तरह का क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में किया था। ग्रेविटेशन में क्या था, रॉड ML, यहाँ M मास, ये A डिस्टेंस, इस पे फोर्स निकालना था। 100% वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना। तो एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चों, डायग्राम ड्रॉ कर लिया? ओके। अब इसमें तुम लिख लो, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। ठीक है। तो बच्चों बताओ, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पॉइंट चार्जेस या स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट? ना तो रॉड पॉइंट चार्ज है ना ही स्फीयर है, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब बच्चों बताओ इस केस में हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, जैसे बच्चों हमने ग्रेविटेशन में किया था। हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके एक dx विड्थ का छोटा सा एलिमेंट लेंगे। अब जो ये छोटा सा एलिमेंट है वो पॉइंट चार्ज मान सकते। जैसे बच्चों ये रॉड है, इसके 1 करोड़ पीसेस कर दो, तो एक जो छोटा सा पीस मिलेगा
वो बहुत छोटा होगा उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो dx का मतलब होता है बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, तो इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अब मान लो मुझे फोर्स लिखना, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब मुझे इसका चार्ज पता है बट उस dx का चार्ज नहीं पता, तो बच्चों ऐसे समझो, L लेंथ की रॉड पे बताओ कितना चार्ज है, L लेंथ की रॉड पे टोटल कितना चार्ज Q, तो एक लेंथ पे कितना होगा Q बाई एल, तो dx लेंथ पे कितना होगा Q बाई एल इंटू dx, तो उस dx लेंथ पे चार्ज तुम्हारा होगा Q बाई एल इंटू dx। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बच्चों वो रहा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। अब अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो बच्चों बताओ, रॉड यहां शुरू होगी तब x कितना होगा, रॉड की स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या होगी a, और लास्ट में a प्लस एल, तो a से a प्लस एल, ये चीज समझे बच्चों। अब देखो k कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, l कांस्टेंट, k q नॉट q l कांस्टेंट, बच्चों 1 बाई एक्स स्क्वायर, बताओ उसका इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बोलो बच्चों, हैंड राइज करके बोले 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, चलो फिर मैं बताता हूं, हैंड राइज करें जो आंसर दे रहा हूं। तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन, हाँ हैंड राइज करके बोले, नहीं 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फैन कहां से बंद होती, ठीक है ओके, बंद नहीं, पता नहीं छोड़ो, -1/x करेक्ट है बच्चों। देखो 1/x स्क्वायर को लिखोगे x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 -2 + 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1, इसको लिख सकते हो माइनस का 1/x, तो इधर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x, a से a प्लस एल, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों लिमिट रख रहा हूं, k q नॉट q बाई एल, पहले ये रखोगे फिर माइनस करके ये रखोगे, ठीक है। अब k q नॉट q एल माइनस माइनस प्लस 1/a, या बच्चों प्रॉपर लिखना चाहो तो माइनस का 1 अपॉन a प्लस एल, ये आंसर कनेक्ट कर पाए बच्चों। तो बच्चों अगर तुम्हें इस तरह की कोई सिचुएशन दी है तो तुम्हें इस तरह से एलिमेंट मान के सॉल्व करना पड़े। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, मैं वापस बताता हूँ, पहले एक बार इतना कंप्लीट कर लो बच्चों। अब वापस समझो, देखो रॉड और पॉइंट चार्ज हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हम रॉड के बहुत छोटे छोटे हिस्से करेंगे। अब उस छोटे हिस्से पे चार्ज कैलकुलेट करते, तो अब ऐसे समझो, एल लेंथ पे क्यू चार्ज, तो एक पे चार्ज होगा क्यू बाई एल। जैसे बच्चों समझो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर रस्सी 5 किलो की, 1 मीटर रस्सी 5 किलो की, तो 2 मीटर कितने की होगी 10, 2 इंटू 5, 3 3 इंटू 5, 10 10 इंटू 5, x इंटू 5, y इंटू 5, dx इंटू 5।
तो एक पे चार्ज क्यू बाई एल है, एक पे चार्ज क्यू बाई एल है, तो दो पे 2 क्यू बाई एल, 5 पे 5 क्यू बाई एल, x पे x क्यू बाई एल, y पे y क्यू बाई एल, dx पे dx क्यू बाई एल। तो dx पे चार्ज इतना होगा, तो इस पे जो चार्ज है वो इतना है, तो k q1 q2, q2 मतलब इसका चार्ज वो ये रहा, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए -2, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 -2 + 1 माइनस का 1/x यहां रखा, x की जगह एक बार a/l रखा, x की जगह a रखा, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये मेरे पास आंसर आ गया। कनेक्ट कर पाए बच्चों? कहीं कोई तकलीफ इसमें? चले आगे बच्चों, ठीक है, इससे बच्चों मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फिर तुम इसमें लिख लो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, Coulomb's law in vector form। Coulomb's law in vector form, ठीक है। अब समझो बच्चों, इतना लिख लिया, ठीक बच्चों, इससे फिर मैं हटा रहा हूं, लिख लिया ना। अब देखो, जैसे मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है q1, इसका पोजीशन वेक्टर r1, यहां मान लो एक और चार्ज पार्टिकल है q2, इसका पोजीशन वेक्टर r2। अब इनके बीच की डिस्टेंस r, इनके बीच की डिस्टेंस r, ठीक है। अब बच्चों समझो, मान लो दोनों प्लस प्लस है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? रिपल्सन। तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, ठीक है बच्चों। बीच की डिस्टेंस r है, तो बताओ फोर्स कितना लगेगा? बीच की डिस्टेंस r, चार्जेस q1 q2, फोर्स कितना लगेगा? k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो फोर्स अगर मैं लिखता हूं k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब सब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो बच्चों वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जैसे 3 मीटर ईस्ट, तो 3 मीटर और ईस्ट, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है कि q1 q2 बाई r स्क्वायर। डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो अब मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, तो बच्चों वो समझो, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा, इस तरफ, इस पे फोर्स इधर लग रहा, तो दोनों पे फोर्स बराबर ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर मुझे डायरेक्शन, तो वो आर कैप, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। अब आर कैप तुम कैसे लिखोगे? आर कैप बच्चों होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो होता है। तो यहां से तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया एफ के q1 q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। अब याद रहे, जब भी वेक्टर फॉर्मेट यूज करते हैं तो इसको साइन के साथ लिखते हैं। एक बार बच्चों इतना नोट कर लो, फिर मैं वापस बता। बच्चों एक बार फिर देखते हैं, देखो
फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया आर क्यूब। अब जब भी वेक्टर फॉर्म यूज करोगे तो चार्जेस को साइन के साथ रखोगे, फिर अपना दिमाग नहीं लगाओगे, वो अपने आप आंसर आए। अब बच्चों दिक्कत इसमें कहाँ आएगी वो सब, इतना सबने कर लिया ना, थोड़े टाइम बाद तुम्हें आर वेक्टर लिखने में दिक्कत आएगी। आर वेक्टर कैसे लिखना है वो बच्चों में सिखा रहा हूं, पहले इतना कर लो। ये कर लिया बच्चों, ठीक कर लो। देखो बच्चों जैसे ऐसे सब लिखना, इसे लिखना नहीं केवल समझना। मान लो यहाँ x इक्वल टू 2 पे एक प्लस चार्ज और यहाँ x इक्वल टू 4 पे एक प्लस चार्ज। बच्चों बताओ ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे, तो वो यूं भागेंगे, यूं भागेंगे तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। तो बच्चों जब मैं इस पे फोर्स निकालूंगा तो वो इस तरफ आएगा, इस तरफ। इस तरफ का मतलब ये वाली डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन होती है बच्चों जैसे ये ए है, ये बी है, तो इसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर। कहाँ है? ए बी वेक्टर। इस पे फोर्स लगेगा ए से बी की तरफ, इस पे फोर्स ए से बी की तरफ। समझ पाए? अब याद करो ए बी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। वापस इस पे फोर्स मैं देख रहा हूं वो इधर लगेगा, इधर का मतलब ए बी वेक्टर की तरफ, ए बी वेक्टर की तरफ मतलब ए से बी की तरफ। तो ए बी वेक्टर हम क्या लिखते हैं? बी माइनस से, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब मुझे इस पे फोर्स लिखना है, इस पे, तो आर वेक्टर कैसे लिखोगे? जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर। ऐसी जब इस पे फोर्स लिखोगे तो वो ऐसे आएगा, बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर मतलब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर। तो अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं बच्चों, याद करो ग्रेविटेशन में भी मैंने तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखवाया था, तो तुम थोड़े टाइम बाद आर वेक्टर में कंफ्यूज होगे। तो आर वेक्टर बच्चों में लिखवा रहा हूं, आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे लिखोगे? जिस पर फोर्स निकालना है का पोजीशन वेक्टर माइनस जिसकी वजह से फोर्स निकालना है का पोजीशन वेक्टर। पीवी इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे याद रखोगे? जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जिसकी वजह से फोर्स निकाल, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जिसकी वजह से फोर्स निकाल। क्योंकि थोड़े टाइम में यही कंफ्यूज हो गए कि आर वेक्टर में कैसे निकाल, कनेक्ट कर पाए। तो अब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। आर वेक्टर कैसे लिखोगे? जिस पर फोर्स निकालना है माइनस अदर, या जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जिसकी वजह से फोर्स निकालना। कनेक्ट कर पाए बच्चों? इतना कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब बच्चों इस पे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब। मान लो बच्चों मैंने दिया 3 कूलाम चार्ज, ये है 0,-1,2 पे। एक -4 कूलाम चार्ज वो है तुम्हारा 2,1,-1 पर। इतना लिख लो बच्चों। दो चार्ज हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट फोर्स ऑन 4 कूलाम चार्ज, -4 कूलाम चार्ज, कैलकुलेट फोर्स ऑन
-4 कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। कैलकुलेट फोर्स ऑन -4 कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। कैलकुलेट फोर्स ऑन -4 कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो -4 कूलम चार्ज पे तुम्हें वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकाल। कनेक्ट कर पाए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों जो मैंने तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा है उसे एक बार अप्लाई करो, फिर मैं डिस्कस कर। जैसे फोर्स के Q1 Q2 R वेक्टर बाई RQ। सारी वैल्यूज विद साइन रखनी है, बस खत्म। कर लो फटाफट। बोलो बच्चों जिससे भी सॉल्व हुआ हो पर हैंड राइज करें। आर वेक्टर बताओ बस। आर वेक्टर क्या आया? ठीक है। और कोई आर वेक्टर बताओ। सही, बस बच्चों आर वेक्टर इंपॉर्टेंट है। अब देखो के 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 3, Q2 -4 विथ साइन, सारी चीजें रखनी। अब इंपॉर्टेंट है आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे निकालोगे? जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जिसकी वजह से फोर्स निकालना है। तो बच्चों किस पे फोर्स निकालना है? -4 पे। तो दिस माइनस दिस करोगे तो 2 में से 0 गए 2i, 1 से -1 गया 2j, -1 से 2 गया -3k। ये हुआ आर वेक्टर। अब जो ये आर वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब यहां लिखना है। तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर -3 का स्क्वायर का क्यूब, ये आंसर। अब बच्चों गुणा भाग आगे मैं नहीं कर रहा हूं, वो हो जाएगा। कंसेप्ट समझ पाए बच्चों? कहीं कोई तकलीफ? ठीक है ना, ये हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आगे बच्चों मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, उससे मतलब नहीं है, वो हो जाएगी। कंसेप्ट समझ पाए? मैन आर वेक्टर इंपॉर्टेंट है, आर वेक्टर। अब बच्चों यही अगर मैं 3 कूलम पे फोर्स पूछता तो क्या करते? 3 कूलम पे तो बच्चों एक फोर्स जो हमने निकाला है, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट होते। तो अगर मैंने ये निकाल लिया तो इसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई कर, वो तुम्हारा इस पे फोर्स होगा। या इससे इसको सेपरेट करोगे तो अपने आप एक माइनस आ जाएगा। तो एक फोर्स जो तुमने निकाला है उसमें माइनस लगा दो, वो दूसरे का फोर्स बन जाए। क्योंकि एक पे फोर्स इधर है तो दूसरे पे इधर ही होता। तो एक के आंसर में माइनस लगा दो, वो दूसरे का फोर्स बन जाएगा। समझ के बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है ये? बच्चों हटा दो ना इसे, हटा दो, अभी हटा रहा हूं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। जैसे बच्चों ये क्यूब है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है। यहां मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है Q0, इसकी साइड है A, क्यूब की साइड A। यहां मान लो बच्चों रखा है -q, यहां रखा है +2q। ठीक है। साइड बच्चों A है। तो बच्चों बताओ टोटल चार्जेस कितने हैं? 3। टोटल चार्जेस 3 इस तरह से रखे हुए। तो एक बार डायग्राम बच्चों बना लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा। तो जैसे बच्चों एक है Q0 चार्ज, एक है -q चार्ज, एक है 2q चार्ज। तो बच्चों सबसे पहले तुम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने का ट्राई करो। 3 चार्ज है, ओरिजिन तुम्हें दिख रहा है, ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0, ये है ओरिजिन। अब तुम बाकी चार्जेस के सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने का ट्राई करो।
एक बार अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लिख, फिर मैं आगे डिस्कस कर। समझ गया ना? 3 चार्जेस है, क्यूब है, साइड ए है, तो ए के टर्म्स में तुम्हें कोऑर्डिनेट्स लिखने, कोऑर्डिनेट्स। जिससे भी हो पाता है हैंड राइज करें और केवल कोऑर्डिनेट्स बताएं, कोऑर्डिनेट्स। हैंड राइज करके आंसर देना है, बट केवल कोऑर्डिनेट्स। बच्चों मैथ्स में सीखा होगा कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखना, जिससे भी हो पाता है बस कोऑर्डिनेट्स बताएं, ऐसे नहीं हैंड राइज करके आंसर बताएं। जो भी आंसर देना चाहे बोलो बच्चों। केवल कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, दिख तो रहे ना चार्जेस, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये रहा, ये 3 चार्जेस। बोलो बच्चों। क्यू नोट का ए कोमा ए कोमा ए सही है। माइनस क्यू का 0 ए ए, देखते हैं, ठीक है। 2 क्यू का ए कोमा 0 कोमा ए सही है। देखो बच्चों, मान लो मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट हम लिखते कैसे? कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं, तुम ओरिजिन से वहां तक जाओ, लेकिन एक्सिस के अलोंग ही जाना। अब मान लो तुम्हें यहां तक जाना है, तो पहले तुम यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, तो यूं गए तो एक्स में चले ए, यूं गए तो वाई में चले ए, यूं गए तो जेड में चले ए। तो जितना जितना तुम जिस डायरेक्शन में चलोगे वही कोऑर्डिनेट होगा। वापस देखो, वापस देखो, मुझे यहां तक पहुंचना है। मान लो मैं यूं जा रहा हूं, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो मैं वाई में चला ए, एक्स डायरेक्शन में चला ए, जेड डायरेक्शन में चला ए, तो तीनों डायरेक्शन में मैं ए चल रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट ए। अब मान लो मुझे इसका लिखना है, तो यहां से चलना शुरू किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो बच्चों बताओ एक्स में कितना चला? ए, जेड में ए, वाई में 0। तो अब एक्स और जेड में मैं ए चला हूं, तो ये ए, ये 0। अब इसे देखो, मुझे यहां पहुंचना है, ऐसे गया यूं आ गया, ऐसे गया यूं आ गया। बच्चों बताओ वाई में कितना चला? वाई में ए, कोई मिस्टेक कर दी सर? अच्छा ये जो 2Q, हाँ हाँ ठीक है, इसको प्लस, ठीक है, ये माइनस, अभी ठीक है। हाँ बच्चों बताओ यहाँ y में कितना चला? a, z में a, x में कुछ नहीं चला, तो 0 a a, ये चीज समझ गए? तो अब कंक्लूजन समझो, कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? जितना हम जिस डायरेक्शन में चलेंगे वही उसका कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट क्लियर है? अब बच्चों इसमें लिख लो, क्वेश्चन लिख लो आगे। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q नॉट इन वेक्टर फॉर्म। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q नॉट इन वेक्टर फॉर्म। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q नॉट इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों बताओ Q नॉट को छोड़ के कितने पार्टिकल्स हैं? 2। दोनों अपने अपने हिसाब से फोर्स लगाएंगे, दोनों अपने अपने हिसाब से फोर्स लगाएंगे, उनका वेक्टर सम तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओवरऑल फोर्स। समझ के ना बच्चों? तो एक बार इतना नोट कर लो, अटेम्प्ट करो, मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इस तरह से लिख लिया था। अब ऐसे 2 टर्म आएंगे, क्योंकि 2 चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएंगे, तो बस इस फॉर्मेट में लिख के सॉल्व कर लो,
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कर लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कर लिया बच्चों? मैं डिस्कस करूं? बच्चों देखो, फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब मैं फोर्स लिख रहा हूं, तो बच्चों इस क्यू नॉट पे ये दोनों फोर्स लगाएंगे। पहले मैं इसका लिख रहा हूं के क्यू नॉट टू क्यू। अब आर वेक्टर, तो जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जिसकी वजह से निकाल, तो निकालना इस पे है इसकी वजह से, निकालना इस पे है इसकी वजह से। तो ए में से ए गए 0, ए से 0 गया ए जे, ए से ए गया 0 के। अब इसी का मैग्नीट्यूड बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड ए ही होगा, तो ए क्यू। देखो ए से ए, नहीं नहीं ये प्लस, टू क्यू वाला प्लस, अभी तो इसका ओके। अब प्लस के क्यू नॉट, दूसरा चार्ज अपना माइनस क्यू, यहां माइनस है। अब देखो जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जिसकी वजह से निकालना, तो ए से 0 गया ए आई, ए से ए गया 0 जे, ए से ए गया 0 के। अब इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों ए ही आएगा, तो ए क्यूब। अब ये थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन है तो कर ही लेते हैं बच्चों। देखो के क्यू नॉट क्यू कॉमन आ रहा है, ए क्यूब भी कॉमन आ रहा है। यहां देखोगे तो 2aj, एक 2 बच गया, तो 2aj। यहां देखोगे तो माइनस ए आई, क्या चाहो तो एक ए काट सकते हो। समझ पाए बच्चों? इसमें के क्यू क्यू नॉट क्यू ए क्यू ये तो कॉमन ले लिया, यहां बचा 2aj, यहां बचा माइनस का ए आई। ए और कॉमन लेके काट सकते हो, वरना यहां भी छोड़ सकते हो। कनेक्ट कर पाए बच्चों? देखो कहीं कोई तकलीफ लग रही हो? समझ गए? तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता। अब बच्चों इसमें 3 चार्ज पार्टिकल थे, 3 हो या क्यूब में 8 के 8 रखे, फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस सेम रहे। जैसे इसमें 3 चार्ज पार्टिकल थे, 3 की जगह मैं सभी कॉर्नर पे चार्ज दे देता, फर्क नहीं पड़ता, बस टर्म्स बढ़ते चले जाए। इतना समझ गए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? चलें बच्चों आगे, ये कर लिया ना, कर लो फटाफट। तो इस वेक्टर फॉर्म में इंपॉर्टेंट है आर वेक्टर। आर वेक्टर का ही तुम्हें ध्यान रखना है, जिस पर फोर्स निकालना है माइनस जिसकी वजह से फोर्स निकालना। ठीक है? हटा दूं बच्चों? आप इसे हटा दूं? ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सिचुएशन बच्चों तुम देखो, जैसे ये सिचुएशन, ये एम मास, ये भी एम मास, ग्रेविटी बच्चों नीचे है, नीचे ग्रेविटी और उसकी वजह से एक्सीलरेशन जी। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, ये थीटा। अब बच्चों सोच के बताओ, ये एंगल थीटा से कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा? पहले तो ये सोचो, क्यों बराबर होगा? कैसे बताओ मिड पॉइंट पे? सोचो बच्चों, जो भी आंसर देना चाहे, दूसरा एंगल थीटा से कम, ज्यादा, बराबर, गलत सही कैसा भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो मिरर है, ये तो ऐसे ही एक डॉटेड लाइन है। बच्चों क्वेश्चन क्या है समझो, एक धागे से 2 बॉल टांग दी, एक धागे से 2 बॉल टांग दी,
दोनों पे चार्ज मान लो +Q1 +Q2, दोनों के मास सेम है। जैसे तुमने दो प्लास्टिक की बॉल उनको चार्ज दिया, या सबसे अच्छा जैसे बच्चों तुम बैलून लो, ठीक है ना, उसको ऐसे घिसो, एक और बैलून लो, उसको ऐसे घिसो, धागे से बांध के ऐसे लटका दो, तो तुम देखोगे दोनों बैलून पे चार्ज है, तो वो थोड़ा ऐसे फैल जाएंगे। नॉर्मल वे में बैलून लटकाओगे तो नीचे लटक जाते हैं, लेकिन अगर इसको भी घिस दो, इसको भी घिस दो, फिर लटकाओगे तो वो यूं फैल जाएंगे। तो वैसी दो बॉल हैं, उनको घिस के चार्ज किया, अब उनको लटका दिया, तो ऐसे दूर हट जाएंगे। अब बच्चों सोचो कि ये एंगल सेम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा? क्यों सेम होगा? मास सेम है। मास सेम होने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बोलो, हैंड राइज करके बताओ। हाँ, एक एक करके। तो तुम्हारे हिसाब से एंगल अलग अलग हो, तो बोलो। सही है, ये करेक्ट है बच्चों। देखो, जितना फोर्स इस पे लगेगा 100% उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स ही लगते हैं। जैसे मान लो बच्चों, एक 2 कूलाम का चार्ज, एक 20 कूलाम का चार्ज, इस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा? 100। ऐसा थोड़ी कि इस पे ज्यादा फोर्स लगे, इस पे उतना ही फोर्स लगेगा। अब मान लो इस पे 1100 लग रहा है, तो बताओ इस पे कितना लगेगा? तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही होता है, तो दोनों पे फोर्स बराबर ही लगेगा, चाहे ये 1 कूलाम हो, ये 20 कूलाम हो, या ये 20 कूलाम हो, ये 1 कूलाम, फोर्स बराबर लगेगा। अब mg भी दोनों का सेम है, तो वो भी दोनों पे बराबर लगेगा। समझे बच्चों? तो अब फोर्स और mg बराबर हैं, तो दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक हो गए। सिमेट्रिक हो गए हैं, तो दोनों के ये जो एंगल होंगे वो बराबर ही होंगे। समझ पाए बच्चों? दोनों के एंगल बराबर ही होंगे, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों सोचो, मान लो चार्जेस मैंने इसमें Q किया, इसमें 4Q बताओ एंगल सेम होगा या अलग अलग? बोलो, एंगल सेम अलग अलग? सेम। इसको 5Q कर दिया तब सेम। तो चार्जेस से फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल बराबर ही होगा। ये चीज समझ गए ना बच्चों? इसमें कोई तकलीफ? अब बताओ, मान लो इसका मास ज्यादा हो जाए, ये 2m है, अब सोचो कौन सा एंगल छोटा होगा? मान लो मास इसका ज्यादा है, तब कौन सा एंगल छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा? छोटा वाला एंगल कौन सा होगा? मास ज्यादा, क्योंकि ये भारी है। भारी है तो नीचे आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा तो रस्सी यूं झुक जाएगी, रस्सी यूं झुक जाएगी तो इसका एंगल कम हो जाएगा। देखो, अभी तो दोनों बराबर हैं, तो ये फोर्स बराबर, ये फोर्स बराबर। अब मान लो ये भारी हो गई, ये भारी हो गया, तो ये बॉल को नीचे लाएगा, नीचे लाएगा तो रस्सी ऐसी नीचे आएगी, नीचे आएगी तो एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। यही मान लो बच्चों में इसको भारी कर देता हूं, अब कौन सा एंगल कम होगा? अब कौन सा एंगल कम होगा? ये वाला। समझ गए? तो जो भारी होगा उसका एंगल कम होगा। इतना बच्चों समझे? ठीक है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते। ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा, ये थीटा तो ये थीटा, इधर क्या लगेगा बच्चों? mg, इधर क्या लगेगा? f, इधर f, इधर mg। अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड फाइंड टेन थीटा, फाइंड टेन थीटा, फाइंड टेन थीटा, फाइंड टेन थीटा। हैंडराइज करके बच्चों आंसर दें। जो भी आंसर दे रहे हैं गलत सही दे सकते हैं, बट हैंडराइज करके। एफ और एम जी उसके फॉर्मेट में आएंगे, एम जी अपॉन एफ। देखते हैं हैंडराइज करके, कोई भी और आंसर देना चाहे
गलत सही जैसा भी उसका आ रहा है आंसर दे सकता है। हैंड राइज करके देखो, देखते हैं भी। और कोई? चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो बच्चों देखना, इस पार्टिकल पे ये एम जी ये एफ, ये रस्सी बताओ कौन सा फोर्स लगाएगी? टेंशन। कहाँ लगाएगी? इधर। हाँ बच्चों हैंड राइज करें। एफ अपॉन, ये सही है बच्चों, करेक्ट आंसर होगा एफ बाई एम जी। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा? ये थीटा है तो ये एंगल थीटा। अब मैं टेंशन को रिजॉल्व कर रहा हूं बच्चों, जिससे एंगल टच हो वो कॉस, उसके रिमेनिंग साइन, इधर एम जी, इधर एफ। अब बच्चों ये पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होगा? नीचे वाले के। लेफ्ट वाला राइट के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टी साइन थीटा एफ टी कॉस थीटा एम जी, फर्स्ट सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो टेन थीटा। बच्चों साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, एफ बाई एम जी। अब और ज्यादा लिखना चाहूं तो फोर्स होगा के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर। फोर्स लिखोगे तो के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर अपॉन एम जी। समझ के बच्चों? इतना कर लो बच्चों। बच्चों एक बार इतना कर लो फिर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, ठीक? उससे भी मैं बताऊंगा भाई, वो सेकंड मेथड है, वो जल्दी हो जाएगा, वो भी बता। मैंने क्या, ये वाला मेथड आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे टेंशन वगैरह सारी चीज़ें निकाल सकते। बाकी जो तुम बता रहे हो ये अच्छा मेथड, वो भी हम डिस्कस। तो इसे हटा दो, कर लिया सबने? ठीक है, कर लो बच्चों, हटा दो ना। अब जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है उस पर आओ बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लगभग सेम क्वेश्चन है। ऐसे ये हैंग है, ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री दिया है, ठीक है? अब देखो, two small spherical ball each carrying charge this are suspended by two insulating thread of equal length 1 मीटर। तो बच्चों इसकी लेंथ 1 मीटर, चार्ज 10 माइक्रो कूलम फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। इट इज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम थ्रेड सेपरेटेड बाय एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। व्हाट इज टेंशन इन थ्रेड? अब टेंशन बच्चों निकाल, टेंशन, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया इस पे एम जी यहां लगेगा, एफ यहां लगेगा, टी यहां, ये 60 है तो ये एंगल 30, ये एंगल 30,
अब बच्चों एक बार सॉल्व करो, मैं डिस्कस करता हूँ। जिससे भी बच्चों सॉल्व हुआ हो बताएं मुझे। बोलो। सही है। थर्ड शायद मिस्टेक कर रहे हो, पर अप्रोच क्या है ये बताओ। बस सही है, बाकी कहीं मिस्टेक कर दी होगी, क्या हो सकता है मेरे में आंसर गलत टिक। बच्चों देखो, अभी अभी जो किया वही करना, इसको रिजॉल्व करो। तो t साइन 30, t कॉस 30, इधर mg, इधर f, नहीं कॉस मैंने मिस्टेक कर दी। ये t कॉस 30, t साइन 30। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। अब t साइन 30 कितना होना चाहिए, f t बाई 2, f t इक्वल टू 2f। ठीक है, t इक्वल टू 2। अब फोर्स लिख रहा हूं, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये 60 डिग्री है, ये इक्वल, तो ये तीसरी साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर। 100 क्यों, अच्छा हाँ 10 है, वो 10 है। तो बच्चों ये -5 कर देते, 10 माइक्रोकूलाम है। तो 10 माइक्रोकूलाम का मतलब हुआ 10 इंटू 10 की पावर -6 यानी कि -5। ठीक है, अब देखते हैं, देखो -10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 18 इंटू -1 यानी कि 1.8 न्यूटन, 1.8 न्यूटन। तो सेकेंड आंसर होना चाहिए। कनेक्ट कर पाए बच्चों, इसमें आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा, सेकेंड। आराम से पूरा क्वेश्चन देखो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। ठीक है ना, बोलो बच्चों कहीं दिक्कत लग रही हो। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये वाली अप्रोच भी आनी चाहिए, क्योंकि टेंशन वगैरह अगर बीच की कोई चीज निकालनी है तो वो इससे आसान पड़ती है। केवल डायरेक्ट एंगल पूछा है तो टेन थीटा एफ बाई एम जी से लिख सकते। बच्चों इतना भी क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों समझो, देखो जो तुम्हारा डीपीपी 2 है उसमें क्वेश्चन 1 2 4 बच्चों हम शायद पहले ही कर चुके हैं क्या। तो ये एज ए होमवर्क है। उसके अलावा बच्चों मॉड्यूल में बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल 1 to 13 तुम कर सकते हो। सॉल्व एग्जाम्पल 1 to 13। एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव पार्ट 1 सब्जेक्टिव, उसमें बच्चों 1 to 5 कर लेना, 1 to 5। समझ पाए बच्चों। तो बच्चों ये तुम्हारा होमवर्क है, इतना बच्चों कर लेना। बाकी बच्चों क्विज में ग्रेविटेशन पूरा ही आएगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमने जितना अभी तक डिस्कस कर लिया है वो आएगा। ठीक है बच्चों।